सबसे पहले दे रखी होगी आचार्य एन.जी. रंगा। कौन सी दी है? आचार्य एन.जी. रंगा कहाँ पर है? आंध्र। ठीक है, तो ये टिक कर लो पहली वाली। टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है ये इंडिया की। ठीक है, एन.जी. रंगा के नोट्स चलते हैं, लड़के बोलते रंगा पंडित, रंगा मतलब एन.जी. रंगा। नेक्स्ट कहाँ पर है याद रखना बेटा ना, एन.जी. रंगा कहाँ है? नेक्स्ट डॉक्टर ISRHU नहीं, छोड़ दो, नहीं कोई डॉक्टर नहीं। श्री वेंकटेश्वर आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। आप देखो कुछ तो ऐसी है, आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आसाम, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिहार, ऐसे तो उनको याद करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिहार, सागौर बिहार, कोई जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ इंदिरा गांधी की इस पे टिक करना है ना, ये इंदिरा गांधी के नाम से इसलिए बताया था मैंने, रायपुर छत्तीसगढ़। हमारे साथ के गर्ल्स की हमारी बेटी उसका सिलेक्शन हो गया है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि वहाँ इस बार परसेंटेज से हुआ। चल गुजरात सरदार कुशीनगर दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा यूनिवर्सिटी, छोड़ दो। आनंद एग्रीकल्चर ये टिक कर लो। आनंद वाली कहाँ है? आनंद गुजरात। नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कामधेनु यूनिवर्सिटी गुजरात की और कोई सी करनी नहीं। नेक्स्ट हरियाणा चौधरी चरण आगे टिक कर लो, चौधरी चरण सिंह। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन। हाँ, चौधरी चरण सिंह वाली इसलिए करना क्योंकि चौधरी चरण सिंह जो है के बर्थडे पे ही हम फार्मर्स डे मनाते हैं। ठीक है, और चौधरी चरण सिंह बहुत बड़े नेता थे किसानों, सबसे ज्यादा अगर किसानों के लिए बात करी किसने तो किसने करी? चौधरी चरण सिंह। और शायद ये प्राइम मिनिस्टर भी रहे, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, या कृषि मंत्री रहे होंगे वो, तो वो अच्छी जगह रहे तो उन्होंने किसानों के लिए बात करी। क्योंकि उनकी अभी भी पार्टी है, वो जयंत चौटाला है ना, वो मोदी पार्टी। अरे कौन सी है? JJP। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटेरिनरी एंड एनिमल्स। हरियाणा स्टेट यूनिवर्सिटी छोड़ दो, हरियाणा की सारी, अब आगे हिमाचल प्रदेश CH श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश। हमको छोड़ दो सब। झारखंड बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कर लो ना, बिरसा मुंडा को जानते हो ना? कौन थे बिरसा मुंडा? बिल्कुल नील आए हो, बिल्कुल खाली। टांटिया झील को जानते हो? कौन जानता है टांटिया झील? अच्छा, कौन ऐसे हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ST कैटेगरी? कोई नहीं है, ठाकुर है बस। हाँ ठाकुर, बताओ बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा और टांटिया झील दोनों फ्रीडम फाइटर थे। कौन थे? फ्रीडम फाइटर। ऐसा मानते इनको भगवान का आदिवासी लोग जो उनके जो फ्रीडम फाइटर है उनको लगभग भगवान के बराबर दर्जा देते थे। ठीक है, टांटिया झील MP के थे, बिरसा मुंडा भी ट्राइबल थे, और इनका कंट्रीब्यूशन है किसमें? रिवॉल्यूशन। जम्मू एंड कश्मीर जानो लोगों को। शेर ए कश्मीर हाँ, यूनिवर्सिटी। शेर ए कश्मीर, एक ये वाली पिक कर लेना बस, शेर ए कश्मीर। तो शेर ए कश्मीर छोड़ दो, बाकी सब आगे आ जाओ। कर्नाटका यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस। छोड़ दो, कर्नाटका वेटेरिनरी सारी छोड़ दो, कर्नाटक आगे आओ। केरला एग्रीकल्चर छोड़ दो। यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट मध्य प्रदेश सारी टिक कर दो, सारी टिक कर दो। राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा एनिमल हस्बेंड्री के लिए जबलपुर भी है ना। रफीक अहमद किदवई कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। ये बेस्ड है उनके नाम पर जो फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया। आज़ादी से पहले भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और आज़ादी के बाद पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने थे रफीक अहमद, इसलिए उनके नाम पर। ठीक है, उसको RK कॉलेज, RK नहीं थपड़ा मार दो, RAK नाम ठीक से। महाराष्ट्र डॉक्टर वल्लभ साहेब सावंत। छोड़ दो बेटा, महाराष्ट्र। पंजाब राव हाँ, ये वाली टिक कर लो, पंजाब राव देशमुख यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है? अकोला। एक और ढपोली वाली भी करना है, ढपोली वाली वल्लभ साहेब। हाँ ढपोली।
उड़ीसा OU, यूनिवर्सिटी। हाँ ये वाली कर लो, OUAT वाली ना, हाँ भुवनेश्वर, ये भी बहुत फेमस है। ये आचार्य NG रंगा और ये ओडिशा वाली और एक और अभी तमिलनाडु वाली आई, ये 3 यूनिवर्सिटी गढ़ है एग्रीकल्चर का, बड़े बड़े साइंटिस्ट प्रोड्यूस कर रही है। जबलपुर भी MP की अच्छी है, मतलब छत्तीसगढ़, राजस्थान, नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो जबलपुर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। हमें प्राउड होना चाहिए कि हम MP में ऐसी यूनिवर्सिटी। पंजाब गुरु अंगद देव वेटेरिनरी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ये टिक कर लेना, ये उदयपुर राजस्थान में है। स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर, तो सारी बाकी राजस्थान। तमिलनाडु, पहली कर दो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी TNAU, ताकि जाके देखना इसकी साइट पे, ठीक है। TNU और आचार्य NG रंगा। तेलंगाना, श्री उत्तराखंड GB पंत हाँ यूनिवर्सिटी। ये टिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, गोविंद वल्लभ पंत, और उसका ईयर लिख लेना 1960, हर जगह ईयर लिख दो ताकि याद रहे। लिखा है क्या? उत्तर प्रदेश चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी। नहीं करना, छोड़ना, वेस्ट बंगाल। छोड़ना, ठीक है। मुश्किल से कितनी करवाइए देखो जल्दी से, 10 एक करवाइए, 15 हो गए, 15 हो गए। चलो फिर इसमें भी देखो, एक तो आचार्य NG रंगा याद रखनी है, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का है तमिलनाडु। OUAT वाली कहाँ है? ओडिशा। और GB पंत कहाँ है? पंतनगर। ये 4 याद रख लो, और उसके बाद MP की याद रख लो। MP में 3 है। नानाजी देशमुख वेटनरी वाली कहाँ है? जबलपुर। जवाहरलाल नेहरू वाली भी जबलपुर, और राजमाता जिसको केवल एग्रीकल्चर ही पढ़ना है वो जबलपुर ले, तरीके से अच्छे से एग्रीकल्चर पढ़ना है, आगे PhD तक करना है, ठीक है। और जिसको मजे करने हैं, इंदौर में, ठीक है। सीहोर छोटी जगह है, मजे नहीं आते लोगों को इंदौर में घूमने में, और किसी को अपना घर लेना है सीहोर 3rd नंबर पे। सबसे अच्छा कॉलेज इंदौर और जबलपुर दोनों बराबर है, वो डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी क्या लाइन है, और उसके बाद कौन सा है? सीहोर 3rd नंबर का कॉलेज, ठीक है। रेटिंग इज नॉट ए क्राइम। अब अगर कोई तेरा सीनियर तेरे से पूछ रहा है कि बताओ अपना नाम क्या, खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन दो, तो कौन सी बुरी बात है? समझ में? हर सीनियर बुरा नहीं होता, और हर सीनियर बुरे वक्त पे काम आता है। बुरा सीनियर भी बुरे वक्त पे काम आता है। जिसने थोड़ा बहुत तेरे को परेशान किया होगा वो सबसे पहले काम आए, क्योंकि ऐसा हुआ है लोगों को मर्डर केस से बचा के लाए रहे। कोई के पिताजी, एक के पिताजी गुजरात में कहीं मर गए थे, वो शांत हो गए, पर वहाँ तक लड़के ब्लड देने चले गए। मेरा ही दोस्त है, उसको सीनियरों ने, उसकी माँ को जो है सीनियरों ने ब्लड दिया, तो ब्लड डोनेशन, हेल्थ और बाकी सारी समस्याओं के लिए वो एक परिवार बन जाता, ठीक है। परिवार ऐसा है कि ग्रुप में आपने मैसेज भेज दिया कि वो हमारे दादाजी बीमार है और हमारी आर्थिक स्थिति नहीं है, तो सब लोग चंदा दे देंगे, 20,000 50,000, ठीक है, बहुत चंदा हो जाता है। तो ऐसे लोग मदद करते हैं, इसलिए ये कहना कि परेशान करते सीनियर गलत है, ठीक है। मैंने अभी तक आज तक किसी को कोई परेशान नहीं किया। हाँ, मदद हमने सबने की है ना, तो अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी। बाकी आप क्या है, लोग क्या बस बुरा एस्पेक्ट को देखते हैं, अच्छे एस्पेक्ट नहीं, ठीक है। मैगजीन्स आ गई हैं, ये मेरे को मैं पढ़ा चुका हूँ, 2 बार मैंने पढ़ा दी है, पर फिर से पढ़ने से खत्म हो गए ना। चलो अभी यूनिवर्सिटी याद कर लो 5 मिनट, फिर आगे बात करें। अल्टीमेटली सब अच्छा हो, बात समझ में आ रही? रैंक अच्छी होनी चाहिए, और रैंक कब अच्छी आती है? जब क्या अच्छे आते हैं बोलो, इजी पेपर आए तो कट ऑफ ऊपर जाता है, तो और अच्छे आने चाहिए। टफ पेपर आए तो भी अच्छे आने चाहिए। हर हालात में नंबर अच्छे होंगे तो आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं होती। जब भी मुझे केवल सीओ कॉलेज चाहिए था, पर मैं मार्क्स ऐसे लेके आया क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया था कि मार्क्स अगर कम आए, पता चला अपने को सीओ ही नहीं मिला, तो अपन तो MSc नहीं कर पाए, अपन नौकरी छोड़ेंगे नहीं, जॉब में छोड़ूंगा नहीं, समझ में ही बात। तो अपन तो MSc से ही रहेगा। मुझे ऐसा, मैंने कहा इतने अच्छे मार्क्स तो लेके आने कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मुझे सीओ में मिल रहा है, तो मैंने टारगेट रखा
कि मार्क्स इतने अच्छे लेके आओ कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मुझे कहीं भी मिल जाए, तो कहीं भी मिल जाए ले आया तो सीओ तो मिल ही जाएगा। अब तो घर ब्रह्मा जी प्रकट गए ना, ब्रह्मा जी जब प्रकट जाते समझ ही जाते, मांगो क्या मांगते, बोले यही वाला दे, बोले हाँ हो गया तुम्हारा, समझ में आ गई बात। इसलिए मार्क्स ऐसे लाओ कि कौन प्रकटे, बोलो जल्दी, ब्रह्मा जी, ध्यान रखना। चल आगे मैगजीन्स आईसीआर पब्लिकेशन इंडिया इंडियन फार्मिंग बहुत पुरानी, अपन कितनी बार पढ़ चुके हैं कि इंडियन फार्मिंग कहाँ से निकलती है, आईसीआर, है ना। फल फूल वाली देख लो, फल फूल लिखा है हिंदी में, हाँ ठीक कर लो। क्वार्टरली खेती लिखी होगी एक, लिखा है कि खेती वेती को टिक कर लो, बस बहुत है ना। ये वैसे तो इंडियन फार्मिंग ही है जो इम्पोर्टेंट है, बाकी और भी कर लेना अगर सब, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ, कृषि चयनी का कहीं दिख रही है, हाँ वो टिक कर लो। और कौन सी बाकी जो बच्चे वो मेरे को बता दो, मैं बता ठीक है छोड़ दो। वो थे इंडियन फार्मिंग, याद रखना। देखो क्या है, मैं ऐसे बता देता हूँ, जो इंग्लिश में आ रही ना इंडियन फार्मिंग, वो कहाँ से आ रही, आईसीआर। उस इंडियन फार्मिंग के नाम हिंदी में रख दिया खेती, तो वो भी कहाँ से आएगी, बोलो आईसीआर, हिंदी में आ गई। जो हॉर्टिकल्चर वाली आ रही वो कहाँ से आ रही, आईसीआर। उसी का नाम फल फूल रख दिया तो कहाँ से आ रही, आईसीआर। आ रही बात। कृषि चयनी का भी कहाँ से आ रही है, आईसीआर, ठीक है। चलो अब हिंदी वाली है नहीं है, बस आईसीआर। चलो ये डेज है, तो ये डेज के लिए मैं एक नई टेबल दूंगा जिसमें कि इंटरनेशनल ईयर है कौन सा है, डेज है। ये डेज अभी इसलिए छोड़ रहे हैं हम, डेज और रिवोल्यूशन, क्योंकि इनके लिए मैं ज्यादा पढ़ा हूँ थोड़ा। डेज में ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता कि यही वाला डे पूछेगा। अभी कल निकल के गया 16 अक्टूबर, कल है कि आज है, कल था ना, हाँ वर्ल्ड फूड डे निकल के चला गया। तो इसलिए हर दिन कोई ना कोई, हर महीने में 5 से 6 डे आएंगे। तुम्हें सारा का मैंने पढ़ाया भी, ऑनलाइन वीडियो है इसका, पर तुम जाके देखते नहीं हो, तुमको बताए, ठीक है। तो रोज एक आध वीडियो स्क्रॉल कर लिया करो, जो मन करे कि यार ये वाला अच्छा है, इसमें बकवास नहीं कर रहा, तो इसको ही देख लेते, समझ में बात। तो कोई से वीडियो अपना रेंडम उठा के देख लिया तो तुम्हारा नॉलेज बढ़ता है। वैसे तुम घर पे करते क्या, खाते हो जाते हो। हाँ एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन में सारे याद कराऊंगा, पर फिर भी हम एक बार इनको पढ़ेंगे अभी, ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया है ना। इसके अलावा भी थोड़े बहुत और रिवोल्यूशन नए नए आ गए अभी। मोदी जी क्या हर कभी उठ के बोलते थे ये तो रिवोल्यूशन हो गया, इसलिए हमें याद करना पड़ा। और जो मेजर है देखो, पहला क्या लिखा हुआ है, ग्रीन रिवोल्यूशन इन वर्ल्ड कब आया था, 1945। फादर कौन थे, नॉर्मन ई बोल्स। इंडिया की बात कर रहा हूँ, एम एस स्वामीनाथन। ग्रीन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, देखो फूड ग्रेन में कौन आते हैं, वो सभी चीजें हम खाते हैं, बोलो वो सभी चीजें हम खाते हैं। किन किन चीजों को खाते हैं हम, गेहूं चावल और दालें, मेन तो यही है ना, व्हीट राइस और पल्सेस, ये फूड ग्रेन। येलो रिवोल्यूशन, तो येलो देखो, येलो क्या होते हैं, तिलक के लिए कौन सा हो गया, ओएनजीसी। व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट क्या होता है, मिल्क, तो मिल्क से रिलेटेड क्या हो गया, व्हाइट रिवोल्यूशन, ठीक है। इसके फादर थे वर्गीस कुरियन, ये अपन 83 में पढ़ेंगे। एक और जो सब्जेक्ट है उसमें, इसलिए उसमें डिटेल में नहीं घुसते। अभी बस इतना याद होना चाहिए कौन सा किससे रिलेटेड है। तो केवल रिवोल्यूशन वर्ड भी नहीं बोलो, बोलो ग्रीन, इससे क्या, फूड ग्रेन। दूसरा क्या है, येलो, ऑयलसीड एंड पल्सेस भी बोल देते कभी। नेक्स्ट व्हाइट किससे, मिल्क, ब्लू फिश, क्योंकि नीले पानी में तो मछली रहती है। ग्रे किससे है, फर्टिलाइजर। ग्रे मतलब फर्टिलाइजर ऐसे ही होते हैं, धूसर रंग बोलते हैं उसको, ये सब बोलते हैं धूसर, ना सफेद ना काला, ऐसा ग्रे होता है ना। मेरे को पहले सूझी पड़ती ग्रे क्या है यार, क्योंकि हमने पढ़ा है काला पीला नीला धोला, धोला दागी मतलब सफेद, गुड। चल धोला भी एक कलर है। रेड किससे हो गया, मीट एंड टोमेटो, क्योंकि टमाटर भी लाल और मांस भी लाल। ब्राउन कौन है, पोटैटो। ऐसे याद करने के तरीके हैं। चलो नेक्स्ट, सिल्वर क्या है, सिल्वर कलर का क्या है, पिंक रिवोल्यूशन। प्रॉन मतलब होता है झींगा, मछली जो टर्म देती है वो गलत है, वो झींगा ही होता है, उसका असली सही नाम क्या है, झींगा। देखो एक वर्ड आता है एक्वाकल्चर, बोलो क्या वर्ड आता है, एक्वाकल्चर मतलब हम पानी में रहने वाले जीवों को पाल रहे हैं। या तो वो फिश हो सकती है,
या क्या हो सकता है, प्राउन हो सकता है। अगर हम केवल फिश की बात करेंगे तो ये हो जाएगी फिशरीज, है ना। और अगर हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम फिश को पाल रहे हैं, फिश को हम ये बस इतना कह रहे हैं कि पानी में रहने वाले को पाल रहे हैं, हम कल्टीवेशन कर रहे हैं उसको, है ना, प्राउन झींगा मछली को पाल रहे हैं, तो क्या कहलाएगा वो, एक्वा। जब केवल फिश का ना बोलकर केवल कहे कि जो एक्वाटिक जो एनिमल है ना, ये जो ये प्राउन है, फिश है, इन सब के अगर हम कल्टीवेशन कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, बोलो एक्वा कल्चर। और जब एग्जैक्ट किसकी बात कर ले, बस फिश की, तो क्या कहलाएगा, फिशरीज। आगे बात समझ, ठीक है। तो ये फिशरीज से भी अच्छा है कौन सा कल्टीवेशन, प्राउन। और एक वो जिसको मोती बनाता है वो कौन है, ओयस्टर वाला, वो भी एक्वा कल्चर में आता है। मोती बनाता है, वो मोती बिकते हैं ना अलग अलग फैशन डिजाइन, क्या है, गोल्ड है, पिंक में आएगा ना, उन्होंने आगे दिया नहीं भी है, नहीं है। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट गोल्डन रिवॉल्यूशन क्या है, फ्रूट प्रोडक्ट, फ्रूट्स है। इसके थे केएल चड्डा, फादर ऑफ केएल चड्डा, ठीक है, चड्डा जी ने चड्डे में फ्रूट छुपा लिया था। नेक्स्ट ब्राउन रेवोल्यूशन, ब्राउन रिवॉल्यूशन, फूड प्रोसेस, फूड प्रोसेसिंग से ये रिलेटेड। ब्लैक रेवोल्यूशन, ब्लैक रिवॉल्यूशन बायोफ्यूल जेट्रोपा से रिलेटेड। नीचे वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना, पर याद सारे करने कोई से आ जाता है। प्रभानी रेवोल्यूशन, प्रभानी क्रांति थी भिंडी से। क्या हुआ, भिंडी की एक वेराइटी निकली प्रभानी क्रांति, और उससे इतनी भिंडी प्रोड्यूस हुई कि उसको रिवॉल्यूशन नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, परभणी क्रांति। तो कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि परभणी रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू भिंडी। भिंडी का नाम क्या है इंग्लिश में, ओखरा, और लेडी फिंगर, ठीक है। और परभणी क्रांति किसकी वेराइटी है, तो कौन सी है, किसकी है, भिंडी की। रेनबो रेवोल्यूशन, रेनबो रिवॉल्यूशन, हाँ, ओवरऑल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए ये था। अब इनके फादर भी हैं, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ बस अपने पास क्या देंगे, रिवॉल्यूशन, उसके फादर वाली भी एक टेबल है, वो एक साथ अपन पढ़ेंगे। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, रिडक्शन इन वेस्टेज, फूड ग्रेन्स, फ्रूट एंड मिल्क। बस एवरग्रीन में ये कहता है कि भाई ये जो भी नुकसान हो रहा है फालतू का, इनको हमें नहीं होना है देना। तो हमारे पास देखो प्रोडक्शन कैपेसिटी तो अब भी हमारी हाई है, प्रोडक्शन तो अब भी हमारे यहाँ बहुत हो रहा है, पर हमारी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, लो। स्टोरेज और प्रोसेसिंग, यानी हम आलू तो बहुत उगा रहे हैं पर आलू को बचा नहीं पा रहे हैं, आधा हमारा सड़ रहा है, उसको हमें चिप्स बना के रख लेना चाहिए, ठीक है। तो वो जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है, ठीक है। प्लांट्स इन देयर कंडीशंस, ये इम्पोर्टेंट है, ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं, बस फिर भी देख लेते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, हेलियोफाइट्स। हाँ, हेलियोफाइट्स का क्या है, प्लांट प्रेफर सैलाइन कंडीशन। तो देखो मेरे को देखो एक साथ लिख लेते हैं, एक ही बार में समझ लेते हैं। इधर देखो,
अब तुम्हें रटने की जरूरत नहीं, चीजों को समझोगे तो याद हो जाएंगे अपना। फाइट मतलब क्या होता है बेटा? प्लांट। बोलो क्या होता है? प्लांट। अब क्या लिखा हुआ? पहला वर्ड क्या लिखा हुआ? हेलो। हेलो वर्ड का मतलब क्या है? सेलाइन। कि ऐसे पौधे जो सेलाइन सोइल को प्रेफर करते हैं, कि सेलाइन सोइल है तो वो जल्दी उगेंगे, क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट। द प्लांट्स व्हिच आर ग्रोन और व्हिच कैन बी ग्रोन इन सेलाइन सोइल आर कॉल्ड हेलोफाइट, और व्हिच प्रेफर सेलाइन सोइल आर कॉल्ड हेलोफाइट। हेलोफाइट। या तो ये कह दो कि उन्हें पसंद है, या कि ये कह दो कि वो उग सकते हैं। भाई पसंद है तभी तो उग सकते हैं। हर कोई सेलाइन सोइल में उग सकता है क्या? नहीं। तो सेलाइन सोइल में जो उग सकते हैं वो क्या हुए? हेलोफाइट। या ये कह लो तुम्हें जो है सेलाइन सोइल पसंद है इसलिए उग जाता है ना। तो हेलो वर्ड जहाँ पे जाए मतलब हेलो सेलाइन। स्कायो। स्कायो मतलब होता है शेड, शेडी रीजन, यानी जिनको छाया पसंद, जिनको छाया पसंद है, शेडी रीजन में उगना पसंद करेंगे, क्या कहलाएंगे? स्कायो। जंगल पे क्या है? बड़े बड़े पेड़, उनके नीचे छोटे पेड़ उगे हुए। क्यों? क्योंकि वो बड़े पेड़ की काय में बोलो छाया ना। तो लिथो, लिथोस्फीयर तुमने सुना होगा, लिथो वर्ड आता है रोक के। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो चट्टानों पे उगते हैं, तो क्या कहलाएंगे वो? लिथोफाइट। या ये कह लो तुम्हें चट्टान पसंद। फिर क्या देता है? सेड। सैंडी सोइल में जो उग जाए वो कौन सा होते हैं? सेमोफाइट। सी साइलेंट होगा। डेजर्ट में जो उग जाए वो कौन से होते हैं? जीरोफाइट। कैक्टस वगैरह देखा ना। एसिडिक सोइल में जो उग जाए वो कौन से होंगे? एसिडोफाइट। कैल्शियम वाली सोइल में जो उग जाए वो क्या होंगे? कैल्शियम। वाटर में जो उग जाए वो कौन है? हाइड्रोफाइट। या जिन्हें वाटर पसंद है उगने के लिए कौन होगा? हाइड्रोफाइट। जैसे बनाना वाटर लविंग। ठीक है। अब इसमें फैकल्टेटिव और ऑब्जेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट में कल समझाऊंगा, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। समझ में आ गया? पीछे नए बच्चों पक्का? झूठ बोलो तो माँ की कसम है। चलो अभी इतना रिवाइज कर लो, फिर आगे बढ़ो। हम पढ़ रहे लेंथ को मेजर करने वाली चीजें है ना, एरिया को मेजर करने वाली चीजें। तो सबसे बड़ी यूनिट क्या है बोलो? हेक्टेयर। उससे नीचे कौन है? और उससे नीचे कौन है? एक हेक्टेयर में कितने एकड़? 2.4047। राउंड फिगर में बोले तो 2.5। नहीं आया? एक हमारे पास क्या है बोलो? हेक्टेयर। उसमें हम इससे हम छोटी में आ रहे बोलो, क्या मारे? एकड़। कितने एकड़? 2.4047। ब्रैकेट में बोल दिया 2.5। अरे इतना आगे ये 47 तो वही 2.47 मान लो। कितना बोल दो? 2.5। फालतू की बात है, ऐसा आता है इसलिए तो याद नहीं करते। क्यों था तेरे पास? इधर देखो बीघा आ गया। बीघा बेटा हर जगह अलग अलग होता है। कहीं कहीं पर 1.75 बीघा से 1 एकड़ बनता है, और कहीं कहीं जहाँ बड़ा बीघा नापते हैं वहाँ 1.5 से 1 एकड़ बन जाता है। कभी कभी इसको 2 मान लेते मोटे मोटे, इसलिए इसमें नहीं घुसना बीघा, हमें यहीं तक रुक जाना। कहाँ तक रुक जाना है? हेक्टेयर और एकड़। हमसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो पहले तो हेक्टेयर में पूछेगा, और पूछ लिया तो क्या पूछेगा? यार एकड़। तो 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? 2.5। कैलकुलेशन के लिए हमें 2.5 किया। फिर उल्टा चल लेते हैं, 1 एकड़ में कितने हेक्टेयर है? तो ये होता है 0.4। अब है वो 4047 वाला। आगे बात समझ में? बस ये 2 डाटा याद रखना। बोलो 1 हेक्टेयर में कितने एकड़? 2.7। और 1 एकड़ में कितने हेक्टेयर? 0.4। आगे बात समझ में? बोलो आई नहीं है? नेक्स्ट और कौन सा? मैं तो दिखा दो एक बार। एरिया में तो ये 2 ही याद करने हैं, बाकी कुछ याद नहीं करना है। नेक्स्ट है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में फुट याद कर लो। 1 फुट में कितने मीटर है? 0.3048। या ये कह लो कि 1 मीटर बनता है 3.25 फीट से, 3.33 फीट से, ऐसा बोलते हैं मोटे मोटे। और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर है? 2.5। यानी 2.5 सेंटीमीटर का क्या बन जाता है? 1 इंच। लाओ मैं बता दूं। 2.5 सेंटीमीटर पे बन जाता है 1 इंच, और 12 इंच पे
जो बन जाती है 1, ठीक। और यहाँ से डायरेक्ट इधर आओगे ना कि डायरेक्ट सेंटीमीटर से फीट में आना है तो 30 सेंटीमीटर की बन जाती है 1 फीट, लगभग 3.3 फीट का बन जाता है 1 मीटर, ठीक है। और यहाँ से डायरेक्ट इधर आओगे ना तो कितने का हो जाएगा? समझ में नहीं आया। सबसे छोटी यूनिट कौन सी दिख रही है बोलो? उससे किधर जा रही हो? इंच से किधर जाओगे? फुट से किधर जाओगे? आया इतना समझ? अब इधर देख लो ध्यान से, ये क्या साड़ी जैसा काम हो जाता है। हाँ, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर अगर मिल गए तो कितनी इंच बन गई? 1 इंच। और 12 इंच ऐसे मिल गए तो कितनी बन गई? 1 फुट। अब उल्टा करते, 1 फुट में कितने इंच है? जल्दी बोलो। 12। और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर है? 3.5 सेंटीमीटर। एक बार और समझाऊंगा जाए। अब सेंटीमीटर से सीधे किस में आ रहे हैं? फुट में। तो 1 फुट में कितने सेंटीमीटर है? 30 सेंटीमीटर। अब इधर चले फुट से मीटर में, तो 3.3 फीट का क्या बन गया? मीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है? आ गया समझ में कि नहीं आया? 2.5 सेंटीमीटर का बोलो, छोटे से चलो। 2.5 सेंटीमीटर पर 1, 12 इंच पर 1, 3.5 फीट पर या 3.3 फीट पर लगभग 1 मीटर। और सेंटी में चले जाए, मीटर सेंटी तो याद ही तुम्हें, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर। और सीधे सेंटी फुट में चले जाए तो 30 सेंटीमीटर की 1 फुट। तुम यहाँ इसका इंटू करोगे तो आ जाए। तो दिमाग भी चलेगा ना। ये कन्वर्सन है, मेथ्स अच्छी होनी चाहिए। देखो बेटा, मेथ्स है ना भगवान की देन होती है, उसमें थोड़ा सा लॉजिकल आपके पास होना है। सिंपल सिंपल, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा रट लो, ऐसे बोल दिया करो। 2.5 सेंटीमीटर रोज बोलो सुबह सुबह उठ के। 2.5 सेंटीमीटर पे मम्मी 1 इंच, 12 इंच का मम्मी 1 फुट, 3.3 फुट का 1 मीटर। 1 फीट में कितने सेंटीमीटर? 30। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? नेक्स्ट नोट क्या दिया हुआ है नीचे देखो, बेल दी हुई है, कॉटन बेल। हाँ, तो ये पाउंड वाला याद कर लो। 1 किलोग्राम में कितने पाउंड है? 2.2 है ना, ठीक है। 1 किलोग्राम में कितने पाउंड है? 2.2। और 1 पाउंड में कितने किलोग्राम है? उल्टा बोलो तो पाउंड छोटी है किलोग्राम से। बोलो क्या है? पाउंड छोटी। अभी जरा देखो, एक सुमो पहलवान है, वहां लिखा रहता है 700 पाउंड, तो लड़के सोचते 700 किलो का है। अरे वो पाउंड है। पाउंड मतलब उसका लगभग आधा कर लो 2 किलो। बात समझ में आई बात? वो एक का लिखा हुआ था 1000 पाउंड वजन। ज्यादातर जो इंटरनेशनल यूनिट है वजन नापने की वो क्या है? पाउंड, ह्यूमन बॉडी का वेट नापने की। और अपने यहाँ क्या है? किलो है, इसलिए अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो अपना वो अगर कह रहा है कि इतने पाउंड, उस पाउंड में 2.2 से डिवाइड कर दो तो क्या जाएगा? किलो। अगर अपन कह रहे हैं इतने किलो, उसमें कितने से इंटू कर दो? 1 किलो में कितने पाउंड है? 0.1 1 किलोग्राम में पाउंड बोलना 2.2 और 1 पाउंड में किलोग्राम बोलना 3.6 किलोग्राम। बस जीरो नहीं दिए, ग्राम में दे दिया। 0.45 किलोग्राम, वो ग्राम में दे दिया पाउंड को। ये सब ठीक है। इधर देखो अभ्यास से बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। 1 किलो में कितने पाउंड है? 2.2 पाउंड, यानी किलोग्राम बढ़ी है किससे? पाउंड से। और 1 पाउंड में केवल कितने किलो है? 0.45, यानी 1 किलो भी नहीं आया, मतलब कम है, छोटी है। किससे? किलोग्राम से। अब अगर वो कह रहा है कि इतने पाउंड, तो उस पाउंड में इतने से इंटू कर दो तो आंसर कहीं में जाए? किलोग्राम। और वो कह रहा है इतने किलो, उस किलो में अगर 2.2 से इंटू कर दो तो आंसर कहीं में जाए? पाउंड। एक आदमी का वजन 20 किलो था, कितना था? 20 किलो। पाउंड में कितना हो जाएगा? 2.2 कर दिया तो 44 पाउंड। यहाँ कितना था बोलो? 20 किलो। और इधर कितना रहा? 44 था। बोले मैं तो 44 पाउंड का हूँ, डरा रहा आपने। बोले रुक, किलो में करते हैं तेरे को।
अब 44 पाउंड से किलो में जाना है वापस, तो 0.45 से क्या कर दो, इंटू करो, डिवाइड नहीं होगा बेटा, डिवाइड तो फिर 2.2 से होगा, 0.45 से इंटू करेंगे तो वापस कितना जाएगा, बोले 20 किलो का इतना क्यों रहा, समझ में आएगी बात। तो पाउंड में ज्यादा लगेगा क्योंकि अपन 2.2 से, ठीक है। चल वैसे इतना काम करना था, नीचे वाले काम के, एक कॉटन बेल, कॉटन की बेल, एक कॉटन की बेल का कितना वेट है, 170। फिर आगे क्या लिखा है, एक जूट, जूट की कितनी है, 180, और मेस्टा की कितनी है, 180। कभी कभी जूट और मेस्टा की बराबर मान लेते हैं, 180, मोटे मोटे बराबर ही। आ रही क्या बात समझ में, जल्दी बोल दो हाँ या नहीं, ठीक है। तो कॉटन को ऐसे बेल में नापते, एक बेल, दो बेल, पहले जब अपने इधर कपास उगाते थे तब ऐसा करते, आजकल तो बस निबाड़ में उगाते हैं ना कॉटन, अपने इधर नहीं हुआ, ठीक है। अपने अपन किस पे आ गए बोलो, सोयाबीन, सोयाबीन 2-3 साल से सुलाई नहीं, पर अपने पास वो बिल्कुल सिल्क बेल भी दिया हुआ है, 50 के सिल्क बेल अपने इम्पोर्टेड नहीं, अलग अलग जगह अलग अलग है उसका, है ना। तुम तो कॉटन बेल याद रख लो, कॉटन बेल पे आ चुका है बहुत बार क्वेश्चन, बोलो कितना है, बस। चलो आज के लिए इतना बहुत है, जल्दी यूनिवर्सिटी से रिवाइज करो, मैं फिर यदि आप भी पीएटी करना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें जायसवाल कॉम्पिटिशन इंस्टीट्यूट सीहोर। कॉन्टैक्ट नंबर 82697086।